भैया बहनों, वंदे मातरम। आज हम पृथक्करण की जो अपने पाठ्यक्रम में अंतिम विधि दी हुई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वाष्पन की परिभाषा दी हुई है कि वाष्पन किसे कहते हैं या क्या होता है। वाष्पन जल को उसके वाष्प में यानी भाप में, वाष्प का मतलब परिवर्तन यानी बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। इसमें एक प्रयोग दिया हुआ है कि हम क्या करेंगे, पानी और नमक, एक गिलास के अंदर हम आधा सा उसे भरेंगे पानी से और उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे और हम देखेंगे कि वो हमें दिख रहा है, लेकिन अब हम उसे चम्मच से हिलाएंगे और देखेंगे कि अब वह हमें दिखाई नहीं देता है, यानी विलीन हो गया है, अदृश्य हो गया है, दिखाई नहीं देता है। अब हम इसमें कौन सी जो अब तक की विधियां हैं पृथक्करण की, उनको प्रयोग करके और नमक और जल को पृथक कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमने अब तक 7 विधियां काम में ली है, जैसे हस्त चयन है, यानी हाथ से चुनकर भी हम नमक और जल को अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार थ्रेसिंग के द्वारा भी हम इसको अलग नहीं कर सकते। निस्तारण, निशंदन, अवसादन और निष्पावन, हम यानी इनमें से कोई सी भी विधि से जल और नमक के का जो मिश्रण है उसे पृथक नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, वाष्पन विधि द्वारा नमक और जल का जो मिश्रण है उसे पृथक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो उसका विलयन है उसको एक चौड़े बर्तन में डालेंगे, उसे बोलते हैं बीकर। जो हमारे जो भगोनी होती है घर में, उस प्रकार का होता है, वो कांच का बना हुआ बर्तन, उसके अंदर डालेंगे नमक और जल के उस मिश्रण को। अब हम क्या चाहते हैं कि वह दोनों अलग अलग हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस बीकर को एक बर्नर पर, बर्नर यानी हमारे स्टोव होता है जैसे, उस प्रकार से वहाँ पर प्रयोगशाला में काम में आता है, लेबोरेटरी में, तो उसके द्वारा हम उस बीकर को गर्म करेंगे, उस विलयन को। तो हम देखेंगे कि कुछ वो जो पानी है वो भाप बन बन के उड़ रहा है, और जब तक हम गर्म करते रहेंगे जब तक कि उसके अंदर जल है उस मिश्रण में। हम देखेंगे कि कुछ समय बाद में उसमें जल नहीं रहता है और फिर हम उसको गर्म करना बंद कर देते हैं। जो बचा हुआ पदार्थ है कुछ समय बाद वो ठंडा हो जाता है। हम देखते हैं कि वह हमें क्या उस बर्तन के अंदर रहा, केवल नमक। जो हम चाहते थे कि नमक और जल दोनों को हम पृथक पृथक करना चाहते थे, इस वाष्पन विधि द्वारा हमने नमक प्राप्त कर लिया है बीकर में, और जो पानी था वह वाष्प बन के उड़ चुका है। इस प्रकार इस वाष्पन विधि द्वारा हम नमक और जल के मिश्रण को पृथक करेंगे। अब ऐसे भी मिश्रण आते हैं, अब तक हमने जितनी भी विधियां काम में ली पृथक्करण की, उनमें हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक एक विधि द्वारा ही पृथक कर सकते थे, परंतु ऐसे भी मिश्रण होते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, जिनको हम एक ही पृथक्करण की विधि द्वारा उनको अलग अलग नहीं कर सकते, उन पदार्थों को जो मिश्रण में है। तो हम एक से अधिक विधियों को प्रयोग करके और पदार्थों को प्राप्त करेंगे मिश्रण में से। तो एक से अधिक जो विधियां हैं उनका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे नमक और रेत दोनों को हमने मिलाया और मिला करके जो मिश्रण हुआ प्राप्त हुआ है, उसमें से अब हम क्या चाहते हैं कि नमक और रेत यानी मिट्टी, इन दोनों को हम अलग अलग करना चाहते हैं। तो अब इसके लिए हमने जितनी अब तक विधियां काम में ली है वो एक एक विधि से इसको पृथक करना असंभव है, मुश्किल है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक से अधिक जो विधियां हैं उनको प्रयोग में लेना होगा। हम इस मिश्रण को क्या करेंगे, रेत और नमक के मिश्रण को एक बीकर के अंदर रखेंगे और फिर उसमें जल मिलाएंगे। जल मिलाकर उसको हिलाएंगे, हम देखेंगे कि वह विलयन तैयार हो गया, घोल तैयार हो गया। विलयन यानी जो घोल होता है उसको हम क्या बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, विलयन। अब इस विलयन और हिलाने को क्या बोलते हैं, विलोडित करना। इसमें शब्द भी आए हैं। तो जो ये विलयन है, अब इसमें से हम क्या चाहते हैं कि रेत और नमक को अलग अलग प्राप्त करना। लेकिन अब इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इसके घोल को हम
कुछ समय के लिए रखा रहने देंगे। थोड़ी देर रहने के बाद हम देखते हैं कि जो रेत है उसके जो कण हैं वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएंगे, यानी अवसादन विधि जो हमने पढ़ी है पृथक्करण की, उसके द्वारा मिट्टी नीचे बैठ गई है। अब दूसरी विधि हम लेंगे प्रयोग में, तो हम क्या करेंगे कि उस बीकर के उस ऊपर जो पानी रहा है, जो भी मात्रा रही है, उसको क्या करेंगे दूसरे बर्तन में बिना हिलाए खाली कर लेंगे। जो अवसादन विधि द्वारा जो मिट्टी नीचे बैठ गई, रेत बैठ गई, वो तो अलग हो गई बीकर में, और हमने दूसरे बर्तन में निस्तारण विधि द्वारा, जो दूसरी विधि है पृथक्करण की, निस्तारण विधि द्वारा हमने बिना हिलाए डुलाए उस पूरे विलयन को किस में डाल दिया है, दूसरे बर्तन में डाल दिया है। दूसरे बर्तन में डालने के बाद हम देखते हैं कि अभी भी कुछ अशुद्धियाँ उसमें शेष रह गई है जो मिट्टी में थी। तो अब हम क्या करेंगे, निशंदन विधि काम में लेंगे, यानी फिल्टर करेंगे, यानी छानेंगे। चलनी द्वारा उस विलयन को हम छानेंगे, या फिल्टर पत्र भी जो होता है वो चलनी से और कपड़े से भी ज़्यादा छानने में उपयुक्त यानी उचित है। उस फिल्टर पत्र को लगा करके एक बर्तन के ऊपर, और उसको एक कुप्पी में लगाएंगे फिल्टर पत्र को, और फिर उसके अंदर से हम उस विलयन को डालेंगे जो नमक और मिट्टी का था। तो उसके अंदर जो ठोस कण थे मिट्टी में, उस विलयन के अंदर, वो कहाँ रह जाएंगे, ऊपर फिल्टर पत्र पर, और जो नमक और पानी का जो विलयन है, घोल है, वो कहाँ जाएगा, नीचे दूसरे बर्तन में आ जाएगा। अब ये नीचे बचा हुआ जो विलयन हमें प्राप्त हुआ है, घोल प्राप्त हुआ है, वो किसका है, नमक और जल का। अब नमक और जल में से भी हमको नमक और जल को अलग अलग करना है। तो अब हम 3 विधियां काम में ले चुके हैं। एक तो हमने सबसे पहले अवसादन विधि, जो जल में घोल करके विलयन को घोला था और अवसादित मिट्टी नीचे रह गई थी। फिर हमने बिना हिलाए डुलाए निस्तारण विधि से दूसरे बर्तन में खाली कर लिया विलयन को। फिर निस्तारण विधि भी हो गई, अवसादन हो गई। अब हमने उस विलयन को, उसमें अशुद्धियाँ हैं, इसलिए कपड़े से या चलनी से या फिर फिल्टर पत्र से उसको छाना। तो ये तीसरी विधि निशंदन विधि या फिल्टर विधि काम में ली। अब हम जो बचा हुआ विलयन है हमारे पास, घोल है, वो किसका रह गया, नमक और पानी का। अब इसको भी हम अलग करना चाहते हैं, पृथक करना चाहते हैं। उसके लिए हमें ये चौथी विधि काम में लेनी पड़ेगी, वाष्पन विधि, और साथ में एक 5वीं विधि भी काम में आएगी, संघनन विधि। वो किस प्रकार से आप देखेंगे। हम इस नमक और पानी के विलयन को यानी घोल को क्या करेंगे, एक केतली में डालेंगे, और केतली में डालकर उसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो जब तक गर्म करते रहेंगे जब तक कि उसमें जल की मात्रा है। अब हम उसे ढक देंगे जिससे कि वो जल्दी गर्म हो और भाप बाहर नहीं निकले, क्योंकि हमें जल भी तो अलग से प्राप्त करना है और नमक को भी प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, धातु की, चाहे स्टील की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, और उस प्लेट को जो उस केतली की टोंटी है, नली है, उसके ऊपर इस प्रकार लगाएंगे तिरछा, और उसके ऊपर बर्फ़ रख देंगे जिससे कि वो जो प्लेट है वो ठंडी हो जाए। उस टोंटी के ऊपर प्लेट रखेंगे और प्लेट के ऊपर क्या रखेंगे, बर्फ़, जिससे कि वो प्लेट ठंडी रहे। अब जब हम गर्म कर रहे हैं नीचे से केतली को, तो क्या होगा कि जो भाप बन कर के आएगी, वाष्प आएगी, वो नली में से होकर केतली के में से ऊपर उठेगी, और ऊपर उठकर वो प्लेट से टकराएगी। जो और प्लेट कैसी है, ठंडी बर्फ़ के कारण, और उससे क्या होगा कि वो भाप ठंडी होकर के प्लेट के नीचे का जो तल है उससे ठंडी होकर के और वो पानी की बूंदों में बदल जाएगी। हम उस प्लेट के नीचे एक बीकर रखेंगे या एक बर्तन रख देंगे चौड़े मुंह का, जिससे कि वहाँ जो संघनित हो रही है वो बूंदें पानी के नीचे गिरेगी, और जब वो भाप आना बंद हो जाए तो हम गर्म करना बंद कर देंगे। इस प्रयोग से हम देखते हैं कि केतली को जब हम ढक्कन खोलेंगे और देखेंगे तो उसके अंदर जो बचा हुआ पदार्थ वो क्या है, नमक, और जो भाप बन करके और फिर संघनित होकर के यानी पानी की बूंदों में बदल करके ठंडा होकर के, और जो बूंदें गिरी बर्तन में चौड़े मुंके में, वो हमें क्या प्राप्त हो गया, जल। इस प्रकार हम रेत और नमक के मिश्रण को इन 5 विधियों द्वारा, जिसमें कौन कौन सी विधि, अवसादन विधि, निस्तारण विधि, फिर निशंदन यानी फिल्टर करके छानने की विधि, और फिर उसके बाद वाष्पन विधि और संघनित विधि, संघनन भी हुआ जिसके द्वारा जल हमें प्राप्त हुआ, नमक अलग प्राप्त हुआ।
इस प्रकार एक से भी अधिक यानी एक से भी अधिक या अनेक विधियों को हमें इस मिश्रण में से दोनों पदार्थों को पृथक करने के लिए अनेक विधियों को काम में लेना पड़ा। ये इस प्रकार से। इसके बाद संघनन क्या होता है इसके बारे में भी हम जाने। जैसे कि मैंने आपको बताया, जल वाष्प से यानी वाष्पन और संघनन दोनों एक दूसरे की उल्टी विधियां हैं। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। जैसे आपने देखा होगा, आपकी माता जी है, वो दूध है, चाय है, कोई भी गर्म सब्जी है, उसको ढक देती है किसी प्लेट से, बर्तन से, थाली से। तो आप कुछ समय बाद देखेंगे उस प्लेट थाली को उठा करके, तो उसके नीचे का जो तल है उस पर पानी की बूंदें नज़र आती है। वो पानी की बूंदें क्या है और कहाँ से आई? जब हमने प्लेट या थाली रखी थी वो तो सूखी थी, और आपके लिए जो टिफ़िन रखा जाता है, मम्मी रखती है, सुबह सुबह गर्म सब्जी रखती है, रोटियां रखती है, तो कई बार आप देखते हैं आपकी जो रोटी है वो नीचे वाली जो नीचे का पोट है, बर्तन है टिफ़िन का, उससे गीली हो जाती है और आप उसको नहीं खाते हैं। माता जी कहती है, भाई बेटा आपने पूरी रोटी क्यों नहीं खाई? तो आप कहते हैं एकदम गीली हो गई, मैं कैसे खाता, आपने इसको गीला कर दिया। जबकि माता जी ने, मम्मी ने उसको गलत गीला नहीं किया है, ऐसा गलत काम नहीं किया है। वो क्या हुआ कि संघनन की विधि द्वारा ऐसा हुआ है कि जो गरम गरम रोटी थी वो उसमें जो वाष्प की मात्रा थी वो बाहर की जो टिफ़िन की दीवार है वो बाहर की वायु से ठंडी होकर के और अंदर तक पहुंची, और जिससे वो वाष्प है वो ठंडी होकर के और संघनित होकर के पानी की बूंदों में बदल गई, पानी में बदल गई, और जिससे आपकी रोटी गीली हो गई। इसी प्रकार ऊपर का जो टिफ़िन का पोट है, बर्तन है, उसका जो ढक्कन है, आप उसको खोलेंगे तो उस पर भी आपको पानी की बूंदें नज़र आएगी। वो पानी की बूंदें कहाँ से आई? क्योंकि जो गर्म सब्जी थी उसके अंदर से वाष्प उठी और ऊपर जो हवा थी उसने ढक्कन को ठंडा किया, और उससे वो वाष्प भाप है, जो वाष्प है या भाप है, वो ठंडी होकर के और पानी की बूंदों में बदल गई। इस प्रकार इस मतलब भाप को जल में बदलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और इसका उल्टा, जल को गर्म करने से जो भाप बनती है उसको कहते हैं वाष्पन। ये इस प्रकार आपको मैंने जो पूरी विधियाँ थी पृथक्करण की वो बताई, समझाई। इसके बाद आता है संतृप्त। अब संतृप्त का मतलब एकदम संतुष्ट हो जाना, और वो कैसा? आगे दिया हुआ है विलयन, यानी जो घोल है वो एकदम संतुष्ट हो चुका है पूरी तरह से, अब वो घोलने में सक्षम नहीं है पदार्थ को। इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। इसके बारे में भी मैं आपको एक प्रयोग बताऊंगा, लेकिन उसके पहले संतृप्त विलयन या घोल क्या होता है उसकी परिभाषा देखिए। पदार्थ को, यानी कोई भी पदार्थ है उसको हमने द्रव में घोला। द्रव का मतलब कोई भी बहने वाला पदार्थ, जरूरी नहीं है कि जली हो, तेल भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है। तो उसमें हमने कोई भी पदार्थ हम घोल रहे हैं, द्रव का मतलब कोई भी ठोस पदार्थ हम उसमें घोल रहे हैं द्रव के अंदर। तो पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है, यानी घोल बनता है। यदि विलयन में हम क्या करें? पदार्थ की और मात्रा डालें और वो घुल न सके, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे दिया है कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है, यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह विलयन, यह संतृप्त विलयन कहलाता है। इस प्रकार ये मैंने आपको 1, 2 और 3 परिभाषाएं लिखाई है और प्रयोग भी समझाया है। इन सबको आपको सुंदर सुंदर उतारना है फाइल के अंदर और याद भी करना है। अब संतृप्त विलयन का जो प्रयोग है मैं आपको वह भी समझाता हूँ, वह क्या है। हम क्या करेंगे? एक पहले की तरह ही एक गिलास लेंगे, उसमें आधा पानी से भरेंगे, फिर उसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, उसे विलोडित करेंगे यानी घोलेंगे, चम्मच से हिलाएंगे, हम देखेंगे वो गायब हो गया, विलीन हो गया। फिर हम 1 चम्मच और डालेंगे, फिर उसको भी घोलेंगे, हम देखेंगे वह भी गायब हो गया, वो भी विलीन हो गया, वो भी घुल गया। इस प्रकार हम 1-1 चम्मच नमक की घोलते रहेंगे। ऐसे घोलते घोलते हम देखते हैं कि अब उसके अंदर जो नमक हम घोल रहे हैं तो ऐसी अवस्था आती है कि उस कांच के गिलास में हम देखेंगे कि अब जो भी हम नमक डाल रहे हैं वो घुलना बंद हो रहा है, तो हम नमक डालना भी बंद कर देंगे, घोलना भी बंद कर देंगे, और हम देखते हैं कि अवसादित होकर के यानी इकट्ठा होकर के वो बिना घुला हुआ नमक है वो नीचे
तली में इकट्ठा हो गया है गिलास के और घुलना बंद हो गया है अब नमक का पानी के अंदर। अब जो घोल है उस गिलास के अंदर वो कैसा घोल है? संतृप्त विलयन है वो संतृप्त विलयन हो गया वो। कैसे? क्योंकि अब उसमें पदार्थ को घोलना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अब अगला प्रयोग है कि हम उसको घोलना चाहते हैं फिर भी तो, और पानी भी नहीं मिलाना चाहते, हमारे पास पानी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि उसको गर्म करेंगे, उस गिलास में से उस घोल को लेकर के जो बची हुई मात्रा थी नमक की उसको लेकर के और अब हम उसको क्या करेंगे दूसरे बर्तन में लेकर बीकर में और गर्म करेंगे। हम देखते हैं कि गर्म करने से वह भी घुल जाता है जो बचा हुआ नमक था और पानी भी हमें नहीं बढ़ाना पड़ा। यानी हम इस संतृप्त विलयन में भी और घोल सकते हैं किसी पदार्थ को, पर कैसे? उसके लिए नई विधि है कि हम उसे गर्म करना पड़ेगा उस विलयन संतृप्त विलयन को, तो बचा हुआ जो पदार्थ है वह घुल जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि समान मात्रा विलयन के अंदर क्या सभी पदार्थों की घुलती है किसी भी द्रव पदार्थ में? तो हम देखेंगे कि हमने एक नया प्रयोग है अभी ये संतृप्त विलयन के बाद का कि हमने क्या किया, एक वापस से एक गिलास लिया कांच का और एक पानी लिया, उसके अंदर हमने नमक डाला, उसको घोला। ऐसे करते करते हम उसे एक एक चम्मच नमक डालते जाएंगे, घोलते जाएंगे और गिनते जाएंगे भाई कितनी चम्मच हमने अब तक उसमें डाली और वो घुल गई। अब संतृप्त विलयन हो गया पहले की तरह ही कि अब घुलना बंद हो गया। हमने गिन ली कि साहब देखते जाएंगे, गिन लेंगे भाई 20 चम्मच या 25 चम्मच उसके अंदर नमक की घुल गई है। अब हम दूसरा गिलास लेंगे, उसमें पानी डालेंगे उतनी मात्रा में और अब नमक की जगह हम चीनी लेंगे यानी शक्कर लेंगे। अब उसकी भी एक एक चम्मच हम घोलेंगे, उसमें घोलते जाएंगे। हम देखेंगे कि पदार्थ जो द्रव है या जल है उसके अंदर समान मात्रा नहीं घुलती है अलग अलग पदार्थों की। किसी पदार्थ की अधिक मात्रा घुलती है तो दूसरे पदार्थ की कम मात्रा घुलती है। इस पाठ के अंदर जितने भी प्रयोग थे, जितनी भी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको बताई जो मुख्य थी। ऐसे तो विस्तार से और भी कई बातें हैं लेकिन मुख्य रूप से मैंने वीडियो में जो बातें थी वो आपको बताई है। सभी भैया बहन इन बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और जो मैंने बात बताई है आपको कि इनको लिखेंगे और याद भी करेंगे। और आपने सबने अपनी कक्षा का कोर्स खरीद लिया होगा, घर पर विस्तार से आप इन सबको पढ़ें और याद भी करें। धन्यवाद।